हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप चौहान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल चैनल्स मेरा। तो फ्रेंड्स, अभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम्स पढ़ रहे थे। सुपरपोजिशन थ्योरम्स का लेक्चर सेकंड हमने देखा था। अभी इसके पहले लेक्चर सेकंड में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए थे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको शायद अच्छे से समझ आया हो। और यदि उसमें कुछ ना भी समझ आए तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हुआ, और हमें बताने का प्रयास करें। तो एक बार मैं फिर उसे रिवाइज करा दूंगा। आज तीसरे लेक्चर में हम सुपरपोजिशन के तीसरे लेक्चर में फिर से एक बार कुछ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं सुपरपोजिशन पे बेस्ड। तो आइए दोस्त, देखते हैं कुछ इस पे सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड, और उसे हम बिल्कुल वही बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमने आपको सुपरपोजिशन में बता रखा है कि किस किस स्टेप से कैसे कैसे हम सुपरपोजिशन के द्वारा किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल वही स्टेप लेके चलेंगे। यहाँ पे सर्किट में 1 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पूछा जा रहा है। 1 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ध्यान दीजिएगा। इस सर्किट में थोड़ा सा बस चेंज किया है, ना यहाँ का करंट पूछ रहा है, ना यहाँ का करंट पूछ रहा है, कहीं का करंट नहीं पूछ रहा है। बस ये पूछ रहा है कि 1 ओम के सर्किट के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को पूछने का मतलब ये हो जाता है कि 1 ओम के ये जो एलिमेंट लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। यदि हम करंट का वैल्यू याद कर लें तो यहाँ से हम इसमें ड्रॉप भी याद कर सकते हैं, क्योंकि V=I/R, तो हमें R पता ही है। यदि इसमें करंट की वैल्यू याद कर लें तो आसानी से याद कर सकते हैं इसका कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, इसमें इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, when 1 एम्पियर करंट सोर्स, क्योंकि करंट सोर्स है इसे हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और वो यदि वोल्टेज सोर्स को करते तो हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। फिगर इसका देख लेते हैं। ये वोल्टेज सोर्स एक्टिव रहेगा, बना रहेगा बिल्कुल सर्किट में। और यहां से जो करंट सोर्स था, ये करंट सोर्स जो है यहाँ पे ओपन सर्किट में रिप्लेस हो गया। करंट सोर्स को ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स जो है 4 वोल्ट का, ये सर्किट में लगा रहा। बाकी 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब हम इस 4 वोल्ट के सोर्स के द्वारा 1 ओम के रेजिस्टर में करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप में 4 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा 1 ओम के 4 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा 1 ओम में कितनी करंट जा रही है इसको ज्ञात करेंगे। यहां से सपोज करिए कि यहां से जो करंट निकल रही है वो I1 है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा जो इस सर्किट में वोल्टेज है 4 डिवाइडेड बाई यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल प्रतिरोध जो होगा वो 3 और +1 होगा। 3 + 1 मीन्स 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट्स है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों बिल्कुल सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सीरीज में बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। मीन्स जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा इस सर्किट का 3 + 1। I1 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 1 एम्पियर। तो यहां से जो 4 वोल्ट की बैटरी द्वारा जो करंट निकल रहा है कितना है, 1 एम्पियर। और वही सेम 1 एम्पियर 1 ओम के रेजिस्टेंस में भी जाएगा। मीन्स 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू होगी 4 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा वो 1 एम्पियर होगी। ठीक है, I1 = 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस 4 वोल्ट के सोर्स के द्वारा। इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। वह 4 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट है। सेकेंड स्टेप में हमने 4 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर दिया। करना कुछ नहीं है, बस आप जो भी हमने 2 स्टेप बता रखे हैं उसी 2 स्टेप को फॉलो करिएगा। आपके न्यूमेरिकल काफी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 4 वोल्टेज को हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट। 4 वोल्टेज के सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया
ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है और करंट सोर्स कितने एम्पियर का है? 1 एम्पियर का। करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर की है। 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। अब इस 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा हम ये देखेंगे कि 1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करा रहा है। यहाँ पे हमने 4 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा 1 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा 1 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी वैल्यू जा रही है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बता रखा है कि जब दो प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हो तो करंट डिवीजन रूल से हम करंट की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो इसके पहले वाला वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा हूं, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो I2 है। I2 को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो I2 इक्वल टू हो जाएगा जो टोटल करंट यहाँ पे आ रही है जंक्शन पे, जो टोटल करंट आ रही है, टोटल करंट की वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। जो टोटल करंट है वो 1 एम्पियर है मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमको निकालना है 1 ओम के रजिस्टर में तो ऊपर में क्या लेंगे? 3 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे बटे जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाए दोनों एलिमेंट का जो टोटल प्रतिरोध होगा वो कर लेंगे मैं 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा? I2 की जो वैल्यू होगी 3/4 एम्पियर। ठीक है, ये आप देख लीजिए फिर एक बार। 4 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा 1 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा 1 ओम के रजिस्टर में जो करंट फ्लो किया वो 3/4 है। तो चूंकि करंट का डायरेक्शन दोनों सोर्सों के द्वारा एक ही डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में ही है, यहाँ से भी जो करंट निकल रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से भी जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें भी करंट का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है। तो जो टोटल करंट इसमें होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यदि टोटल करंट को हम I मान लें, ये जो धारा है टोटल करंट वो I है, दोनों सोर्सों के द्वारा जो बना है, तो I इक्वल हो जाएगा I1 + I2। I1 + I2 1 ओम के रजिस्टर में जो टोटल धारा होगी 4 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा 1 एम्पियर और 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा 3/4 एम्पियर। तो टोटल जो इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3/4 इक्वल टू 4 × 4 = 7/4 एम्पियर। तो 1 ओम के रजिस्टर में जो टोटल करंट की वैल्यू हो रही है I इक्वल टू निकल रहा है 7/4 एम्पियर। अब हमें 1 ओम के रजिस्टर में करंट की वैल्यू ज्ञात हो गई। इसके क्रॉस पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V क्या होगा। इसके क्रॉस इसने पूछा था कि V क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी। तो V इक्वल टू ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है I × R, और I की वैल्यू इसमें क्या निकल गई? 7/4 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 ओम, 1। तो कितना हो जाएगा? 7/4 वोल्ट। ये हो जाएगी 1 ओम के रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा आप इसका प्रॉब्लम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम प्रीवियस। इसमें थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट किया गया है। पिछले सर्किट में आप देख रहे थे कि या तो एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, या फिर 2 वोल्टेज सोर्स लगे होते थे मात्र। यहाँ पे जो सर्किट में है 2 वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल इजी सर्किट है, इसे देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही एक एक स्टेप हम लेके चलेंगे और इस सर्किट को बिल्कुल इजी तरीके से हल कराने का प्रयास करेंगे। और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दो तीन चीजें हमने बेसिक चीजें बता रखी हैं, उन्हीं कॉन्सेप्टों को आप रखिएगा और उन्हीं पे हम इसे हल करेंगे। आसानी से इसका आंसर हमें निकल आएगा। यहाँ पे जो है 8 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितना करंट फ्लो होगा, I की जो क्या वैल्यू होगी वही पूछा गया है कि 8 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसके द्वारा कितना करंट इस सर्किट को डिलीवर किया जा रहा है। यही यहाँ पे मेन क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें 3 स्टेप में बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सोर्स लगे हुए हैं। एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिव रखना है, बाकी को या तो शॉर्ट सर्किट या तो ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देना है।
स्टेप फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप बनेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करें, when 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किट है। चूंकि ये दोनों वोल्टेज सोर्स है तो हमने इन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया। 2 वोल्टेज सोर्स थे, दोनों वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस सर्किट में केवल और केवल एक करंट सोर्स बचा हुआ है। इस करंट सोर्स के द्वारा हम सर्किट के अलग अलग एलिमेंट में या फिर इस वाले ब्रांच में करंट का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जहां पे हमारी बैटरी लगी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया कि इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स थे, और सर्किट में केवल और केवल करंट सोर्स को हमने एक्टिव रखा है। ठीक, तो इसका सर्किट देख लीजिए। ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट में। 1 एम्पियर का करंट सोर्स था। बस इस पूरे सर्किट में यही अब एक्टिव बना रहेगा। जो दोनों वोल्टेज सोर्स थे, वो दोनों वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो गए शॉर्ट सर्किट के द्वारा। यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इस 8 वोल्ट की बैटरी को भी हमने शॉर्ट सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ये भी शॉर्ट सर्किट हो गई। और यहाँ पे जो 2 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गई। परिपथ में केवल और केवल एक ओम का करंट सोर्स बचा, 1 एम्पियर का। 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां बचा और 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां बचा है। परिपथ में केवल और केवल 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां, और एक एम्पियर का करंट सोर्स बचा हुआ है। अब इस 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। 1 एम्पियर के करंट सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो जब 1 एम्पियर का करंट यहां से आगे फ्लो होगा, 2 ओम के रजिस्टर से निकलेगा। 2 ओम के रजिस्टर से निकलते ही इसे 2 पाथ यहां मिलेगी। एक पाथ तो 2 ओम के रेजिस्टेंस का मिलेगा फिर, और एक बिल्कुल निगलेक्टेबल रेजिस्टेंस का पाथ, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस का पाथ, इसको एक शॉर्ट सर्किट का पाथ मिलेगा आगे से। तो करंट जो है वो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस के पाथ को ही फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, इसको नहीं फॉलो करेगा। करंट की प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है उसका, कि वो मिनिमम रेजिस्टेंस के पथ को ही फॉलो करता है। तो जो करंट यहाँ से 1 एम्पियर की निकलेगी, वो यहां न डाइवर्ट होकर सीधे सीधे बिल्कुल यहीं से होते हुए और फिर करंट से उसको चली जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो वही होगी जो यहाँ पे करंट की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल वही होगी जो यहाँ पे करंट की वैल्यू थी, क्योंकि करंट बीच में कहीं से भी डाइवर्ट नहीं हुआ, वो शॉर्ट सर्किट के पथ को भी फॉलो किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, इस पथ को फॉलो नहीं करेगा, वो बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगा। यदि यहाँ की करंट की वैल्यू हम करंट मान लें कि यहाँ का जो करंट है I1 है, और I1 की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट है, यही 2 से निकल रहा और यही सर्किट से भी आ रहा, तो I1 इक्वल टू 1 एम्पियर है। ये आपको याद रखना है। स्टेप सेकेंड इसका लेते हैं। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हमें करना यह है कि अब इन तीनों में कोई 2 फील्ड रिप्लेस कर देंगे और एक को एक्टिव रखेंगे। अब हम क्या करना है कि 2 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव रखेंगे और बाकी 1 एम्पियर के करंट सोर्स को और 8 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को स्टार्ट और करंट सोर्स को ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहां पे वे 8 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किटेड एंड 1 ओम सोर्स ओपन सर्किट। ये ध्यान दीजिएगा, एक टाइम पे सर्किट में केवल और केवल एक ही सोर्स को एक्टिव रखना है। तो अब हम यहाँ पे 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रख रहे हैं, 8 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर रहे हैं और 1 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन सर्किट में रिप्लेस कर रहे हैं। देखते हैं इसका यहाँ सर्किट क्या बनेगा।
छोटा सा सर्किट यहां बना लेते हैं। ये 2 ओम का रेजिस्टर होगा, यहां पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स था। इस 1 एम्पियर के करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। 2 ओम का यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां वोल्टेज सोर्स, बस 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ही एक्टिव है परिपथ में। ठीक है, ये है 2 ओम और ये भी है 2 ओम। ठीक है, 2 ओम का ये भी है और 2 ओम का ये भी है। आगे जो 8 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इसको भी हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इसको भी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट से, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब जो है हम करंट देखेंगे। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ये 2 वोल्ट का करंट सोर्स है। और फिर हम इसी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करेंगे कि करंट क्या फ्लो कर रही है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात होगी। यहां पे बैटरी की जो डायरेक्शन है यहां पे थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहां पे निगेटिव टर्मिनल लिया गया बैटरी का और यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लिया गया है। तो जो करंट का फ्लो होगा इसमें, इस शॉर्ट सर्किट वाले में जो करंट का फ्लो होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे से होगा। मीन्स करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट नीचे से निकलेगी पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट को चली जाएगी। इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, इधर इस एलिमेंट में, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट का पथ है। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2 ओम के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, इसमें करंट का फ्लो है ही नहीं। करंट जो है 2 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा और इस शॉर्ट सर्किट वाले पथ को फॉलो करते हुए एक क्लोज लूप यहीं पे बना ले रहा है। अब सपोज करिए यहां पे जो करंट है वो I2 है, यहां पे जो करंट है वो I2 है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 की जो वैल्यू होगी, इस लूप में कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज लगा है 2 वोल्ट का और इस लूप का रेजिस्टेंस क्या है, तो मात्र 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 2 वोल्ट बटे 2 ओम, तो कितना एम्पियर आ जाएगा? 1 एम्पियर। डायरेक्शन में चेंज है। यहां पे देखिए, यहां पे जो करंट है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आ रही है। करंट का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ है। इसी एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, जबकि यहां पे इस बैटरी के द्वारा इसी एलिमेंट में जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलिएगा कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर है, नीचे की डाउनवर्ड है, और दूसरे सोर्स के द्वारा जो करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब हम केस 3 देख लेते हैं इसका। क्योंकि 3 सोर्स लगे थे तो हम 3 स्टेप में से सॉल्व करेंगे। स्टेप थर्ड, when 2 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किटेड। अब 2 वोल्ट के सोर्स को यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इसे ओपन सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। केवल और केवल अब इस पूरे परिपथ में एक सोर्स लगा रहेगा, एक सोर्स एक्टिव रहेगा, वो 8 वोल्ट का। पहले स्टेप में हमने इसे एक्टिव रखा, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। दूसरे स्टेप में इसको एक्टिव रखा, इसे ओपन और इसे शॉर्ट कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे, 2 वोल्टेज के सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और 1 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो when 2 वोल्ट सोर्स शॉर्ट सर्किटेड and 1 एम्पियर सोर्स करंट सोर्स है, सोर्स ओपन सर्किटेड। 1 एम्पियर का जो सोर्स है उसे ओपन कर रहे हैं, करंट सोर्स है चूंकि, और जो 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर रहा है। तो सर्किट देख लें। यहां पे ओपन सर्किट हमने रिप्लेस कर दिया, ये हो गया ओपन सर्किट क्योंकि करंट सोर्स है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। अब केवल और केवल 8 वोल्ट की बैटरी इस पूरे परिपथ में एक्टिव है। 8 वोल्ट की बैटरी एक्टिव है।
बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इस बैटरी के द्वारा जो भी करंट निकलेगा वो इस जंक्शन से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जंक्शन के आगे ओपन सर्किट का पाथ है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए कैलकुलेशन में यहाँ से लेना ही नहीं है। इस 2 ओम के रेजिस्टर को कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ये समझ के चलना है कि ये है ही नहीं है सर्किट में, ये सर्किट से रिप्लेस है, क्योंकि करंट जो है केवल और केवल क्लोज पाथ को ही फॉलो करती है, ओपन पाथ को फॉलो नहीं करती है। तो करंट जो है केवल और केवल इसी सर्किट में फ्लो कराएगा। करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल इसी क्लोज पाथ में होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, करंट की वैल्यू है वो I3 है, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो I3 ले लें, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सर्किट में क्लोज पाथ में वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 8 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है वो है 2 ओम, तो 4 एम्पियर। I3 का मान आएगा 4 एम्पियर। अब यहां भी देख ले, यहां पे भी जो करंट का डायरेक्शन I3 का है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, मीन्स पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगी और वो 2 ओम के रेजिस्टर से नीचे होते हुए फिर नेगेटिव प्लेट को चली जा रही है, मीन्स करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। करंट का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा था कि यदि करंट का डायरेक्शन सेम होगा किसी भी एलिमेंट में तो सेम वाले को जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ लेंगे किसी भी एलिमेंट में। यदि जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, फिर बता देता हूं, रेजिस्टेंस है कोई, यदि करंट का डायरेक्शन किसी सोर्स के द्वारा यहां से I1 करंट आ रही है और दूसरे सोर्स के द्वारा भी इसी में I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रहा है, जो भी करंट आ रहा है, तो ये जो दोनों करंट है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो ये करंट जो है टोटल जो इसमें रिजल्टेंट करंट होगा ये दोनों करंटों का योग होगा। यदि करंटों का डायरेक्शन अपोजिट हो, एक सोर्स के द्वारा इधर से करंट I1 आ रहा हो, दूसरे के द्वारा इधर से करंट I2 आ रहा हो, तो इसमें जो रिजल्टेंट करंट होगा, एक्चुअल करंट होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट है। यहां पे देखिए 2 करंट ऐसे मिले हमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इन करंटों को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे, और ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस करंट को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। मींस ये और ये पहले I1 और I3 को ऐड कर लेंगे, तो I1 कितना है, I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर I। यदि हमें I की वैल्यू याद करनी हो तो क्या करेंगे, इस ब्रांच में 3 करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I3 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इन्हें ऐड कर लेंगे, और I2 चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लेंगे। तो I1 का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, I3 की वैल्यू कितना है 4 एम्पियर, ठीक है, और I2 की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। तो ये 4 1 5, 5 माइनस 1 बराबर 4 एम्पियर। तो जो I की वैल्यू निकली वो कितना निकल गई 4 एम्पियर। यही जो है ये वोल्टेज सोर्स के द्वारा फ्लो किया होगा करंट होगा, यही आपका आंसर होगा, नोट करिए इसे। तो आइए फ्रेंड्स एक अगला प्रॉब्लम देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड है। इसमें भी थोड़ा सा ही इंप्रूवमेंट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, 2 वोल्टेज का जो वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जा रहा है सर्किट को, पावर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मच पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्टेज सोर्स, W पावर P पावर पूछा जा रहा है कि कितना पावर जो है इस 2 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा इस सर्किट को डिलीवर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से वही बातें पूछी जा रही हैं जो हम अभी तक निकालता है, करंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्योंकि पावर इक्वल टू P इक्वल टू VI। यदि हमें यहाँ का वोल्टेज पता हो और यहाँ पे कितना करंट डिलीवर कर रहा है सर्किट को वो पता हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो पावर भी निकल जाए। तो कहीं ना कहीं बातें वही पूछ रही है, घुमा के थोड़ा सा पूछ रहा। एग्जाम कुछ नहीं होता, एग्जाम बस यही होता है कि आप क्वेश्चन को समझ कैसे रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे ये तो पावर पूछ रहा है, इस पे तो सुपरपोजिशन लगेगा ही नहीं, कैसे लगाए हम, यहाँ से पावर कैसे निकाल पाएंगे हम।
तो थोड़ी सी समझने वाली बात है कि यहाँ पे यदि वोल्टेज दे दिया है, हम करंट का मान यदि इसमें निकालने की कितना करंट डिलीवर कर रहा है, तो आसानी से पावर कैलकुलेट हो गया कि कितना पावर यहाँ से दो वोल्टेज के सोर्स द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जा रहा है। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही सेम। स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, एक एम्पियर सोर्स करंट सोर्स है तो ओपन सर्किटेड, कुछ नहीं करना। 1 एम्पियर सोर्स ओपन सर्किटेड, फर्स्ट में क्या कर रहा है, स्टेप फर्स्ट में इसे ओपन कर दे रहा है। बिल्कुल आसान सा सर्किट है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है एग्जाम में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। वो छोड़ के चले जाते, प्रयास भी नहीं करते कि हम इसे सॉल्व करें। प्रयास नहीं करते तो फिर ये 1 नंबर या 2 नंबर जितने में भी आया है आसानी से निकल जाता है। कई बार ऐसे जो न्यूमेरिकल्स हैं एसएससी जेईई के मेंस के एग्जाम में भी पूछ लेता है। एसएससी जेईई मेंस भी आप देंगे तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिए जाते हैं। एसएससी के प्री में भी पूछा जाता है ऐसे न्यूमेरिकल। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से। करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। यहाँ का रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब 2 वोल्ट के सोर्स के द्वारा कितना करंट इसको डिलीवर, कितना करंट दिया जा रहा है यहाँ से। यहाँ पे यदि करंट की वैल्यू I1 मान ले हम, यदि 2 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा जो इस सर्किट को करंट डिलीवर किया जा रहा है वो I1 है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू V, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है। सबसे बड़ी बात रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देख रहा है कि केवल और केवल यही क्लोज पाथ बन रहा है, आगे क्लोज पाथ नहीं है, ओपन सर्किटेड है, तो यहाँ पे जो है करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये क्लोज पाथ यहीं पे बन रहा है, तो इस क्लोज पाथ में जो वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1 ओम है, तो 2/1 मीन्स 2 एम्पियर। I1 की जो वैल्यू है 2 एम्पियर है और करंट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लिखिए। देखिए स्टेप सेकंड when 2 वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। when 2 वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड, परिपथ में कुछ नहीं कर रहा है। एक बार 1 ओम को 1 एम्पियर के करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया, अब इसको एक्टिव रख के इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे 1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो एक्टिव बना रहेगा परिपथ में। 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर दिया। अब यहां से इस बनाकर हम करंट की वैल्यू देख लेंगे कि कितनी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। इस 2 वोल्टेज के सोर्स के द्वारा हमने देख लिया है I1 है और I1 का मान 2 एम्पियर है। अब हम इस सोर्स के द्वारा देख लें कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो I एम्पियर की जब करंट यहां से निकलेगी और यहां जैसे ही बढ़ेगी इस जंक्शन के पास, तो इस जंक्शन से फिर इसे 2 रूट दिखाई दे रहे हैं, 2 रास्ते। एक तो 1 ओम का एलिमेंट लगा है और आगे बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है, तो ये जो करंट 1 एम्पियर की यहाँ इस जंक्शन तक आएगी वो इस रूट को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट के रूट को फॉलो करेगी। मैंने हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक न्यूमेरिकल्स में, हर एक प्रॉब्लम्स में आपको ये बातें बताई है कि कभी भी करंट जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस के पाथ को ही फॉलो करता है। यदि शॉर्ट सर्किट है तो पहले उसे ही फॉलो करेगा। तो करंट जो है 1 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा। यदि यहाँ का करंट I2 हो तो I2 की सीधा हम वैल्यू लिख देंगे, कितना होगा 1 एम्पियर का निकल रहा है, 3 ओम का रेजिस्टेंस होते हुए शॉर्ट सर्किट को फॉलो करते हुए फिर यहाँ पे आ जा रहा है। तो I2 इक्वल टू होगा 1 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, यहाँ पे अपवर्ड था, यहाँ पे जब करंट यहाँ से आ रही है इस ब्रांच में तो ये डाउनवर्ड आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ पे करंट क्या था, करंट इस ब्रांच में ऊपर की तरफ जा रहा था और इस ब्रांच में क्या है, करंट नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। करंट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा था।
तो जो एक्चुअल करंट यहाँ आई होगा, जो 2 वोल्ट का सोर्स इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है करंट, वो I इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू I1 माइनस I2। क्यों? क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा इस ब्रांच में वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो 2 माइनस 1 बराबर 1 एम्पियर। तो 2 वोल्ट की जो बैटरी है वो करंट कितना सप्लाई कर रही है? I बराबर 1 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है कि पावर कितना करेगा, तो पावर का फार्मूला हम सिंपल सा जानते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। वोल्टेज कितना है? तो वोल्टेज है 2 वोल्ट, करंट कितना है? 1 एम्पियर, तो 2 वाट हो जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर हो गया कि 2 वाट का जो ये पावर इस पूरे सर्किट को डिलीवर कर रहा है। इसे नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने काफी देखे हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो आते हैं एग्जाम में हमारे आया करते हैं, एसएससी में, पावर ग्रिड में, या फिर आईटीआई वाले एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जेईई के एग्जाम में तो कंपलसरी है कि एक आध 2 सर्किट मिल ही जाते हैं हमको सुपर पोजिशन से या किरचॉफ से। किरचॉफ के भी सर्किट को हम सुपर पोजिशन से आसानी से टैकल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किरचॉफ का भी जो मेन मोटो है वो भी यही है कि कैसे भी किसी भी एलिमेंट पे हम करंट की वैल्यू को ज्ञात करें। और इसका भी बिल्कुल वही मोटो है, उसमें भी 2 सोर्स लगे होते हैं, 3 सोर्स लगे होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो सेम चीजें यहाँ पे भी ये भी है, सुपरपोजिशन में भी यही है। कुछ फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा सुपरपोजिशन से रिलेटेड, जो कि आए दिन एग्जाम में पूछते रहते हैं, आया वो आईटीआई का एग्जाम हो, डिप्लोमा का एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछे जाते हैं। कुछ उसके जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन से कुछ चीजें निकाल के पूछी जाती हैं। तो हम कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहेंगे। तो पहला फैक्ट जो इसमें होगा, पहला फैक्ट सुपरपोजिशन थ्योरम में वो ये होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल और केवल लीनियर सर्किट पे ही अप्लाई होता है। ओनली फॉर लीनियर। लीनियर मीन्स होता है रेखीय, ओनली फॉर लीनियर सर्किट। सुपरपोजिशन थ्योरम केवल और केवल रेखीय सर्किटों पे ही अप्लाई होता है, रेखीय परिपथ पे ही अप्लाई होता है। तो अब हमें ये टर्म जानना काफी जरूरी हो जाता है कि लीनियर सर्किट कौन सा होता है, लीनियर सर्किट क्या होता है। तो लीनियर सर्किट कुछ नहीं, बस लीनियर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें जो भी एलिमेंट्स लगे हों उनकी जो वैल्यू हो, एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। लीनियर सर्किट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में लीनियर सर्किट या लीनियर एलिमेंट के विषय में पूछे जाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे कि लीनियर सर्किट या लीनियर एलिमेंट क्या होता है। लीनियर एलिमेंट या रेखीय अवयव वे अवयव होते हैं। रेखीय सर्किट पहले आपको बता देते हैं। लीनियर सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें लगे हुए एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, जो भी अवयव लगे हुए हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती है। टाइम के सापेक्ष जो उनका मान होता है वो चेंज नहीं होता है। तो लीनियर सर्किट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो भी उसमें एलिमेंट लगे हैं उनकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और वोल्टेज या करंट में परिवर्तन होने पर भी उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सपोज करिए कि किसी सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए, और ना ही वो अप्लाई किए गए वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज या कितना करंट हम अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स जो भी लीनियर सर्किट का एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो टाइम के सापेक्ष नहीं परिवर्तित होगी, ना ही टाइम के सापेक्ष परिवर्तित होगी, ना ही उसमें वोल्टेज या करंट सोर्स के मान के साथ परिवर्तित होगी। तो वो सर्किट जिसमें लगे हुए एलिमेंट का मान समय के सापेक्ष ना बदलता हो और ना ही वोल्टेज या करंट के परिवर्तन से बदलता हो, लीनियर सर्किट कहलाता है। लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं?
कि वह एलिमेंट जिनकी वैल्यू समय के सापेक्ष नहीं परिवर्तित होती या वोल्टेज या करंट के परिवर्तन से नहीं परिवर्तित होती और ओम के रूल का फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो भी लीनियर एलिमेंट होते हैं या लीनियर सर्किट होते हैं वो ओम के रूल का फॉलो करते हैं। मीन्स लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो केवल और केवल स्थिरांक होगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, स्थिरांक होगा। ओम ने जो कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो तो लगाया गया विभवांतर और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो वैल्यू होती है वो एक स्थिरांक होता है। मीन्स लीनियर सर्किट वो सर्किट, लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिनकी वैल्यू करंट या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा और वो ओम के नियम का पालन करेंगे। तो पहला कंडीशन यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का कि केवल और केवल लीनियर सर्किट पे ही लागू होता है, नॉन लीनियर पे लागू नहीं होता है। तो अब नॉन लीनियर कौन से सर्किट होंगे या कौन से एलिमेंट होंगे? तो इसी का बिल्कुल ही अपोजिट, नॉन लीनियर सर्किट वो सर्किट होगा जिसमें लगे एलिमेंट की वैल्यू समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है या वोल्टेज या करंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और वो एलिमेंट्स जो नॉन लीनियर है ओम्स के नियम का, ओम के रूल का फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है। दूसरी जो फैक्ट है इसमें केवल और केवल बाइलेटरल सर्किट पे ही प्रयोग होती है। बाइलेटरल सर्किट पे, बाइलेटरल सर्किट में होता है द्विदिशीय सर्किट, हिंदी में इसे बोलते हैं द्विदिशात्मक सर्किट ही बोल सकते हैं इसे, कि ये केवल और केवल बाइलेटरल सर्किट पे ही प्रयोग होता है। बाइलेटरल सर्किट क्या होता है? तो बाइलेटरल सर्किट या बाइलेटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनमें फ्लो होने वाली करंट या अप्लाई किए गए वोल्टेज के अनुसार चेंज नहीं होती है, वो बाइलेटरल सर्किट या बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। सपोज करिए कि यहाँ एक रेजिस्टेंस आर लगा है, एक रेजिस्टेंस आर लगा है, चाहे करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होगी, या करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होगी। मीन्स रेजिस्टेंस के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, भले ही इसमें करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है। ऐसे ही यदि डायोड लगाओ तो डायोड की जो प्रॉपर्टी है वो अकॉर्डिंग टू करंट चेंज हो जाएगी। यदि करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो तो ये इसका बिहेवियर कुछ और होगा, और यदि करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। मीन्स जब रेक्टिफायर बताएंगे तो इसके विषय में बताएंगे, और लीनियर नॉन लीनियर एक बिल्कुल आपको पूरी टॉपिक मिलेगी। एक दिन हम एलिमेंटों का ही चर्चा करेंगे जिसमें लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, पैसिव, एक्टिव, सारे कितने टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं सारा बताएंगे हम उसमें। तो अभी इतना रखिए कि बाइलेटरल में ही केवल और केवल बाइलेटरल सर्किट में प्रयोग होता है, और बाइलेटरल एलिमेंट्स वही होते हैं जिनकी वैल्यू डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, तो बाइलेटरल सर्किट पे प्रयोग होता है। तीसरा ये है, कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या ये एसी में प्रयोग होता है? तो हाँ, ये डीसी और एसी बोथ, ये डीसी और एसी बोथ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो थ्योरम है ये डीसी सर्किट में भी अप्लाई होता है और एसी सर्किट में भी अप्लाई होता है। चौथा जो है, कई बुकों में दिया है, ऑब्जेक्टिव बुकों में दिया है कि क्या सुपरपोजिशन थ्योरम्स का प्रयोग हम पावर कैलकुलेशन के लिए भी करते हैं? इससे क्या हम पावर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? तो नहीं, इसका प्रयोग क्या है, नॉट यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, नॉट यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन, फॉर पावर कैलकुलेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि अभी आपने पावर को कैलकुलेट किया था कि 2 वोल्ट का सोर्स कितना पावर दे रहा है,
तो वो पावर जो है वो पूरे सर्किट का पावर नहीं था, वो पावर जो है 2 वोल्ट की बैटरी कितनी सप्लाई कर रही है, वो केवल एक बैटरी का था जिसमें बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ था, और हम वहां से उसके करंट के द्वारा हम पावर को डिफाइन कर ले रहे थे। क्योंकि ये सर्किट काफी लेंथी होता है, कई एलिमेंट्स सीरीज में पैरेलल में लगे होते हैं, इसलिए उसके द्वारा हम पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टोटल कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है, कब सीरीज में है कब पैरेलल में, वो काफी टफ चीज हो जाती है। तो ये जो सर्किट है, जिसका थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, इसका प्रयोग किसी भी संपूर्ण सर्किट का पावर कैलकुलेशन करने के लिए नहीं किया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यदि कोई सर्किट ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वो कैसा सर्किट होगा, या ओम के नियम का पालन कर रहा है तो कैसा सर्किट होगा। तो यदि कोई सर्किट ओम के नियम का पालन कर रहा है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो सुपरपोजिशन थ्योरम का ही पालन कर रहा है, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड है। तो ये मेनली चार फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि सर्किट को कहाँ प्रयोग करते हैं और किस लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सही लगा हो, आपको लग रहा हो कि हमें ये चीजें नोट करनी चाहिए या फिर हमें कंटिन्यूस चैनल पे बने रहना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देख लिए हैं, डिसीजन कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए, जिससे काफी लोगों तक ये एक मददगार वीडियो आपके लिए हेल्प के लिए ये काफी अच्छी होगी, आपके फ्रेंड्स की हेल्प के लिए काफी अच्छी होगी। इसके बाद हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे, नॉर्टन के बाद थेवेनिन पढ़ेंगे, थेवेनिन के बाद नॉर्टन पढ़ेंगे, और यदि आप लोग चाहें तो हम मिलीमास थ्योरम भी पढ़ाएंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी पढ़ाएंगे, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी पढ़ाएंगे। यदि आपके कमेंट मिले हमें कि ये थ्योरम हमको पढ़ना है तो उस थ्योरम को हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।